हेलो एवरीवन, वेलकम बैक शिव यादव क्लासेस। तो गाइस, हमने यूनिट 7 के सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम जो है बात करेंगे चैप्टर 8, मतलब यूनिट 8 के चैप्टर 1 पर डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं और संविधान के उन इम्पोर्टेंट पोर्शन पर डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हम संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं, संविधान के लक्षण पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, उद्देशिका पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ते हैं, अनुच्छेद को पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो विशेषताओं से प्रश्न आते रहे हैं, लक्षण से प्रश्न आते हैं, प्रस्तावना से प्रश्न आते हैं, उद्देशिका से प्रश्न आते हैं, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो इन सब के अनुच्छेद अक्सर पूछे जाते हैं। इस बार भी दो अनुच्छेद पूछे गए थे। एक अनुच्छेद जो है 244 सब क्लॉज 1 और अनुच्छेद 17 पूछा गया था। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, अनुच्छेद है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रस्तावना को अच्छे से समझेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारी यूनिट 8 का चैप्टर 1 है। इसके अंतर्गत हम भारत के संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों को पढ़ते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सोशल वर्क की दृष्टि से यूजीसी में पूछे जाते हैं। क्योंकि हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है क्या। तो किसी भी देश को चलाने के लिए एक जो कानूनी दस्तावेज होता है उसे हम संविधान कहते हैं। ये वो दस्तावेज होता है जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना प्रदान करता है। ठीक है। साथ ही विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को परिभाषित करता है, राज्य के मुख्य अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है और उनकी जिम्मेदारियों और अधिकार क्षेत्र का सीमांकन करता है। अन्य शब्दों में अगर हम बात करें तो संविधान नियमों, उप नियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। ठीक है। प्रत्येक संविधान उन विभिन्न दस्तावेजों का एक संग्रह होता है जहां पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, नियम, कानून आदि लिखे होते हैं। साथ ही देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा और सभी विधि इस विधि पर आधारित होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, है ना। संवैधानिक विकास की अगर हम बात करें तो संविधान का निर्माण विभिन्न प्रकार की जो है परिस्थितियों, विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस और विभिन्न प्रकार की कंडीशंस, यानी इस संदर्भ में हम ये समझ सकते हैं कि बहुत प्रकार की उतार चढ़ाव से होते हुए संविधान का निर्माण होता है। अगर हम इसके बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में जाएं तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है, तब से कहीं ना कहीं जो है देश का देश को लेके जो है राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं प्रबल होने लगी। और इसके बाद जब 1947 में देश आजाद होता है, तब जो है तब जो है क्या होता है, उसके बाद से आजादी के बाद से संविधान पर विशेष चर्चा स्टार्ट होती है और इस संदर्भ में हम कुछ बैकग्राउंड को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है। अगर हम 1934 में बात करें तो 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन राय द्वारा दिया गया। ठीक है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की। ठीक है। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई थी और इसकी मांग पहली बार कब की गई थी? 1935 में। 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने जो है घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण बिना बाहरी हस्तक्षेप के होगा और वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होगा। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्ताव के द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप क्या होता है? 1942 में कैबिनेट के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार का मसौदा लेकर भारत आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाने जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण पर वो एक मसौदा लेकर आते हैं। तो ये सब घटनाक्रम, ये सब पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक है। और क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, जो भारत को दो स्वायत्त भागों में विभाजित करना चाहती थी। दो अलग अलग संविधान वाला राज्य बनाना चाहता था ये प्रस्ताव, तो इसको अस्वीकार कर दिया गया। संविधान सभा का गठन फाइनली कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946। 1946 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, अक्सर पूछा जाता है संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो 1946 में, और किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है। हमें यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया है। ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है 1942 में आया है। ठीक है।
कैबिनेट मिशन के एक सदस्य जो ये कैबिनेट मिशन जो है 1900 फाइनल जो कैबिनेट मिशन योजना है 1946 में इसके द्वारा जो योजना तय के तहत जो है संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो गतिविधि हैं चल रही होती है, प्रोसेस चल रहा होता है, विभिन्न प्रकार के प्रावधान हो होते हैं, तरह तरह की प्रस्ताव तैयार होते हैं, उनके माध्यम से इस प्रकार संविधान सभा का गठन होता है और फाइनली संविधान सभा ने ही भारत का संविधान बनाकर तैयार किया। अब इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 में यानी 30-32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण हुआ। 260 सदस्यों वाले ब्रिटिश भारत के 156 और भारतीय राज्यों से 104 राज्यों की परिषद को अस्थायी सदन होना था। यानी कि जो राज्यों की परिषद होती है उसे ही अस्थायी सदन कहते हैं। और इसमें बताया गया है कि जो ये सदस्यों वाली 260 सदस्यों वाली राज्यों की परिषद थी, इसमें इतने सदस्य ब्रिटिश भारत से थे और जो है बाकी 104 भारतीय राज्यों से थे। अब जो राज्य की परिषद होती है, इसमें से 1 सदस्यों को हर साल रिटायर किया जाता है। हमने जब जो है यूनिट 6 पढ़ी है, तो वहां पर हमने जो है राज्यसभा को और लोकसभा को डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, आपको याद होगा। यूनिट 6 हमारी जो है समाज कल्याण प्रशासन से संबंधित चीजें, उसमें हमने डिस्कस की। तो 5 वर्ष की अवधि वाली संघीय विधानसभा में 375 सदस्य थे, तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 आया है और किसका परिणाम है, तो 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसका परिणाम है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए। इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय और एक संघीय बैंक का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। भारत के संविधान का निर्माण, संविधान सभा की स्थापना। देखो, जो संविधान का निर्माण है, भारतीय संविधान का निर्माण, वो संविधान सभा के द्वारा किया गया है। अभी हम संविधान सभा पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और संविधान सभा की स्थापना 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नवंबर 1946 में किया गया। तो संविधान सभा की स्थापना कब की गई? नवंबर 1946 में की गई। ठीक है, तो हमें नवंबर 1946 को याद रखना है। और इस प्रकार ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट जाती हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक, सदस्यों को प्रति 10 लाख आबादी पर एक सदस्य के अनुपात में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 प्रांतीय विधानसभाओं से थे। ठीक है, बाकी 93 जो थे वो देशी रियासतों से थे और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ठीक है, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ठीक, यानी संविधान सभा की जो अंतरिम बैठक थी, पहली बैठक इसमें किसने की? पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कौन यहाँ पर चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें चुना गया था। वो जो है सभा के सबसे उम्र दराज सदस्य थे और अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। बाद में 11 सितंबर 1946 को क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और एच सी मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। और साथ ही ये भी हमें याद रखना है कि ये जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है इन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसे 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसका काफी इंपॉर्टेंस है। हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव का जिक्र आएगा, उस पर वहां पर डिस्कस करेंगे। संविधान सभा ने अपने जो है संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया। कुछ महत्वपूर्ण समितियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से कुछ समितियां पूछी जा सकती हैं, उन्हें हमें देख लेना है, बाकी सबको याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
ठीक है। साथ ही मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ये भी पूछा जाता है। और प्रक्रिया समिति के नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। तो इस प्रकार हमें इन चीज़ों को समझना है, और बाकी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं यहाँ से, जो अन्य अध्यक्ष हैं, अन्य समितियां हैं, उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। भारतीय संविधान की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो भारतीय संविधान में विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। भारतीय संविधान सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि त्रिस्तरीय सरकार। भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार है, ठीक है, राज्य सरकार है और पंचायती राज सरकार है। यहाँ पर जो मुखिया होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। कार्यकारी मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, संवैधानिक मुखिया तो राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पर भी जो कार्यकारी मुखिया हैं वो मुख्यमंत्री हैं, और संवैधानिक मुखिया कौन है? राज्यपाल है। और ये पंचायती राज सरकार यानी कि पंचायतों में जो यहाँ पर मुखिया कौन होते हैं? ग्राम पंचायतों में प्रधान होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में 3 प्रकार की जो है व्यवस्था है, और इन 3 प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में हमने डिस्कस किया है। हमने जो प्रशासन का चैप्टर पढ़ा है वहां पर हमने इन सब चीजों को यूनिट 6 में डिस्कस किया है विस्तार से, है ना। इसके बाद जो दूसरी विशेषता है मूल रूप से बताया गया कि जो भारत का संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद है, एक प्रस्तावना है, ठीक है, 22 भाग है इसमें, और पहले तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब जो है 12 अनुसूचियां भी हैं इसमें। जबकि अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें तो उसमें केवल 7 अनुच्छेद है, और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। तो आप इस अंतर को समझ सकते हैं। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो भारत के संविधान की तीसरी विशेषता में एकात्मक लक्षण और वाली संघीय व्यवस्था है। ठीक है। एक व्यवस्था तो संघीय है लेकिन लक्षण एकात्मक है। जैसे एक संघ की आवश्यक विशेषताएं क्या होती हैं? सरकार के न्यूनतम 2 स्तर, भारत में 3 स्तर है। संघ बनाने वाली इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, बिल्कुल वितरण है। हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं। ठीक है। केंद्र सूची है, हमने डिस्कस भी किया है लास्ट, जो हमने वीडियो डिस्कस किए हैं, लास्ट वीडियो डिस्कस किया है। ठीक है। राज्य सूची है और समवर्ती सूची है ना। तो यहाँ पर शक्तियों का विवरण दिया गया है। इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल संविधान की सर्वोच्चता है। लिखित संविधान है, बिल्कुल संविधान की कठोरता भी है, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। तो ये सब जो है एक संघ की आवश्यक विशेषताएं हैं। हालांकि भारत में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल है। ठीक है। इसी वजह से इसकी विशेषता एकात्मक लक्षण वाली ये संघीय विशेषता, इसी वजह से ये मानी जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं विद्यमान है। जैसे कि एक मजबूत केंद्र है हमारे पास, यानी हमारे भारतीय संविधान के पास एक मजबूत केंद्र है। आप देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य, अभी हम उस पर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सहमत होते हैं तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। या किसी विशेष मुद्दे पर जो राष्ट्र की रक्षा से संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है, उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो मजबूत केंद्र है। एकल नागरिकता है, भारत में जो नागरिक हैं उनके पास एकल नागरिकता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि अमेरिका है। तो अमेरिका में जो नागरिक हैं उनके पास 2 नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता है और एक देश की नागरिकता है। ठीक है। अमेरिका के राज्यों के पास अपना संविधान भी है। ठीक है। तो भारत में राज्यों के पास अपना संविधान नहीं है, भारत में देश का एक ही संविधान है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान भी जो है एकात्मक व्यवस्था के पार्ट है। इसलिए भारतीय संविधान को विभिन्न रूपों में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक रूप में वर्णित किया गया है। इसे केसी ह्यूर द्वारा अर्धसंघीय कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्धसंघीय। तो इस प्रकार हम इसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। इसके बाद सरकार का इस संसदीय रूप है। आप देखते हैं कि जो है यहाँ पर नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति होती है। बहुमत दल का शासन होता है, विभिन्न प्रकार के दल मिलकर शासन करते हैं। इस बार तो केंद्र में गठबंधन की सरकार है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम इसको देख सकते हैं कि संसदीय दल का शासन है। इसमें लोगों के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं और फिर वो संसद में बैठकर जो है नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व की व्यवस्था है। निचले सदन में लोकसभा का विघटन हो जाता है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की विस्तृत चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और सार्वभौमिक व मताधिकार और एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, तो ये सब भारतीय संविधान की क्या है? ये सब भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है।
तो इस प्रकार जो है हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझा। और इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान की कुछ एकात्मक विशेषताएं। हालांकि हमने वहां पर ऊपर डिस्कस किया है, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें ये समझना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह जहाँ राज्यों के पास अपने स्वयं के संविधान भी हैं, लेकिन भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है। भारत के पास राज्यों के अपने स्वयं संविधान नहीं है, यानी कि एकात्मक व्यवस्था है। ये विशेषता है एकात्मक व्यवस्था की। समान और एकल नागरिकता, जबकि यूएस और ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता है। जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, राज्यों की भी नागरिकता है, यानी कि जो नागरिक है उनके पास राज्य की नागरिकता है और देश की नागरिकता है। यानी कि एक नागरिक के पास दो जो है क्या है, दो नागरिकताएं हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में केवल राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त हुई है। संसद किसी राज्य की क्षेत्रीय सीमा को उसकी सहमति के बिना बदल सकती है। यह भी जो है एक आत्म विशेषता का पार्ट है। संघ सूची के विषय पर संसद का विशेष नियंत्रण होता है, जबकि अन्य जो शक्तियां होती हैं उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें एकात्मक शक्तियां बहुत ही प्रभुत्वशाली के तौर पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा 2/3 बहुमत की सहमति से राज्यसभा संसद को राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 249 में बात कही गई है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल हो तो संसद को राज्य के विषयों के संबंध में स्वतः ही कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और ऐसी विधि कोई अन्य राज्य सरकार भी स्वीकार कर सकती है। अनुच्छेद 252 में बताया गया है। संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253। राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य विधानमंडल की सभी शक्तियां संसद के हाथों में आ जाती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 356। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारी विशेषताएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से एकात्मक भावना का खुलकर प्रदर्शन हो रहा होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार केंद्र सरकार राज्य पर नियंत्रण रखती है, देखरेख रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस चीज को हम समझ सकते हैं कि जो एकात्मक भावना है, ठीक है, वो किस प्रकार प्रभावशाली है। साथ ही यहाँ पर कुछ अन्य प्रावधान बताए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति द्वारा कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करना। यदि आवश्यक प्रतीत हो केंद्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देश भी दे सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से भी केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है उसमें एकात्मक विशेषताएं, हमारे भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताएं किस प्रकार प्रबल है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से काफी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हम जब तक प्रस्तावना को पढ़ेंगे नहीं तब तक प्रस्तावना को हम समझ नहीं पाएंगे। इसे उद्देशिका भी कहते हैं। इसमें बताया गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि देश किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेगा। देश अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद समाजवादी, यानी कि सबके हित की बात यहाँ पर की गई है। पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत किसी भी धर्म का खुलकर समर्थन नहीं करेगा, भारत के लिए सभी धर्म बराबर है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि सरकार के जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता द्वारा चुनकर आएंगे। गणराज्य, यानी कि वंशानुगत शासन नहीं होगा। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति माघ से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, आत्मर्पित का मतलब है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, तो इसे आत्मर्पित किया गया। तो इस प्रकार ये हमारी प्रस्तावना है। इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, और याद रहेगी तो आप बहुत अच्छे से इस चीजों को समझ सकेंगे। अब इस प्रस्तावना को थोड़ा और डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं तो इसे अच्छे से समझने की आवश्यकता है। संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो वे हासिल करना चाहते हैं। यानी कि हमारा संविधान किन उद्देश्यों को हासिल करना चाहता है, इसकी मुख्य झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिल जाती है। प्रस्तावना को ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, यानी कि उद्देश्य संकल्प पर आधारित आधारित है ये प्रस्तावना, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि उद्देश्य संकल्प जो कि पंडित नेहरू द्वारा तैयार किया गया था उस पर आधारित है प्रस्तावना ये, और संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया है।
ठीक है। प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान मतलब हमारे सिलेबस के मुख्य पाठ में शामिल है। प्रस्तावना में एक संशोधन होता है 1976 में, और इसमें कहा गया, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले 1973 में बताया। ठीक है, 1973 में मामले 1960 के अपने पहले निर्णय को खारिज कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है और संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है, बशर्ते जो प्रस्तावना है उसकी जो मूल संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हालांकि ये संविधान का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना राज्य के नीति तथा सिद्धांतों की तरह प्रकृति में गैर न्याय संगत है और इसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये संविधान का पार्ट तो है, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो है इसमें इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा जो इसकी मूल संरचना को नष्ट कर दे। प्रख्यात न्यायिकविद नंद पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र कहा है, यानी पहचान पत्र कहा है। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का विचार जो प्रस्तावना में दिया गया है ये 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लिखित शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनका विचार फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया है। प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ जो है चीजें सुरक्षित करने के उद्देश्य से बताया गया, जैसे कि न्याय के 3 प्रकार की बात की गई है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। स्वतंत्रता के 5 प्रकार बताए गए हैं प्रस्तावना के अंदर: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 प्रकार बताए गए। समानता के 2 प्रकार बताए गए: प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बंधुत्व की बात की गई है, सभी के बीच बंधुत्व को बढ़ाना, भाईचारे को बढ़ाना, आपसी भेदभाव को कम करना, व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना में बहुत मुख्य मुख्य चीजों पर और बहुत ही गहराई के तरीके से समझ के चीजों को रखा गया है। 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत यानी अपनाया गया, अधिनियमित और आत्मनिर्भर यानी स्वयं को सौंपा गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रस्तावना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे संविधान का। और जहाँ कहीं भी संविधान में प्रावधान स्पष्ट नहीं होते हैं तो हम प्रस्तावना को समझकर, प्रस्तावना को पढ़कर जो है डिसीजन लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। तो हम भारत के लोगों के लिए जहाँ जहाँ भी मार्गदर्शक की जरूरत होती है, प्रस्तावना मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। संप्रभु का अर्थ हमने बता दिया है कि देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। समाजवादी शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस संविधान का उद्देश्य लोकतांत्रिक के माध्यम से समाजवादी पैटर्न को प्राप्त करना, यानी समाजवाद का भारतीय ब्रांड लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, तो भारत में कैसा समाजवाद है? भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद। इसके बाद हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के बारे में अगर बात करें तो 1976 में ये शब्द जोड़ा गया। हमने बताया 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें एक था धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी। ये तीनों शब्द 1976 में जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत, यानी सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि भारत गैर धार्मिक या धर्म विरोधी है, बल्कि प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने या न अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार जो संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया गया है उसके बारे में हमने देखा। अखंडता का मतलब है कि जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा देश है, ठीक है, लोकतांत्रिक भारत प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का पालन करता है, जहाँ सांसद, विधायक, पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए होते हैं। हालांकि प्रस्तावना में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सब लोग भाग लेकर काम करते हैं। गणतंत्र का अर्थ का मतलब है कि कोई भी शासक भारत का, यानी भारत के जो भी प्रमुख होते हैं वो वंशानुगत नहीं होते हैं, बल्कि वो चुनाव के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। न्याय की बात हमने बात की कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है यहाँ पर, जो हमने रूस की क्रांति से लिया है 1917 में। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और जो है राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सामाजिक न्याय में क्या है, जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि जो आर्थिक कारक के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव न किया जाए, धन, आय, संपत्ति की अस्पष्ट असमानताओं को दूर किया जाए।
राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार दिया जाए, जैसे कि वोट का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, राजनीतिक कार्यालय तक समान पहुंच का अधिकार, सरकार में समान आवाज मिलनी चाहिए, ये सब चीजें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव और साथ ही लोगों को व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो प्रस्तावना में एक एक शब्द दिया गया है उसका अपना व्यापक महत्व है। ठीक है, इसी वजह से जहाँ कहीं भी संविधान में प्रावधान अस्पष्ट होते हैं तो जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका के लिए जो मार्गदर्शक का काम करती है वो प्रस्तावनाएं करती है। ठीक है, समानता एक अर्थ का मतलब है सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर, सभी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए पर्याप्त अवसर का प्रावधान करना। तो ये जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये कैसे तैयार हुआ, इसके क्या स्रोत थे, उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान बनाने के क्रम में लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया और जिस देश से जो उचित लगा अपनी विभिन्न व्यवस्थाओं, विभिन्न समस्याओं, विभिन्न उस समय की जो स्थितियां थी उनके अनुसार जो अनुकूल लगा उसको समाहित किया गया, सब भारतीय संविधान में शामिल किया गया जो हमारे देश की समस्या और आकांक्षाओं के अनुकूल हो। सॉरी। संविधान सभा ने हर जगह से सर्वोत्तम सुविधाएं ली, उन्हें अपनाया, उन्हें अपना बनाया। यहाँ पर उन स्रोतों देशों के बारे में चर्चा हम करने जा रहे हैं जहां से प्रावधान उधार लिए गए। सबसे पहले हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं। ठीक है, ये अधिनियम तब बना था जब देश आजाद नहीं हुआ था। तो इसमें जो अच्छे प्रावधान संविधान सभा के सदस्यों को लिया, मतलब जो है अच्छे लगे, उन्होंने अच्छे प्रावधानों को लिया। ठीक है, जैसे कि संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण आदि। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इस प्रकार के प्रावधान कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। कनाडा के संविधान से हम देखते हैं कि मजबूत केंद्र वाले संघ की बात की गई, अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई जो केंद्र में निहित होती हैं। केंद्र द्वारा जो है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाह क्षेत्र अधिकार, ये सब चीजें। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीतिगत सिद्धांत लिए गए। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि नीतिगत सिद्धांत कहाँ से लिए गए। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी यहाँ से लिया गया और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी यहाँ से ली गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है विभिन्न प्रकार के प्रावधान विभिन्न देशों से उधार लिए गए हैं। ठीक है, जापानी संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है। सोवियत रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया गया है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया, तीनों प्रकार के न्याय। जो ब्रिटिश संविधान था उससे संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार, रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता, ये सब चीजें ली गई। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का पद, महाभियोग, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब चीजें ली गई। ठीक है, तो हम इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे तो हम प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इसके बाद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, वीमर संविधान जर्मनी से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में बताई गई है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। फ्रांसीसी संविधान से हमने गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श की बात देखी है ना। तो इस प्रकार विभिन्न संविधानों से जो अच्छा लगा उसको शामिल किया गया। अब भारतीय संविधान में आप देखते हैं कि 22 भाग है और 22 भागों में अनुच्छेदों को बांटा गया है। तो यहाँ पर हमने 22 भागों को जो है आपके समक्ष रखा है। यहाँ पर हम उन भागों पर डिस्कस कर लेंगे जो ज्यादा पूछ जाते हैं, बाकी आप रीड कर लेना। ठीक है, जैसे कि हमें नागरिकता वाले पार्ट को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक कम पूछा गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। भाग 3 और भाग 4 ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकार इसमें पूछे बताए गए हैं। भाग 3 में मूल अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है और भाग 4 में राज्य की नीति नीतिक तत्व है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, इसके बाद भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, भाग 7 रिपील्ड किया गया है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब उतना नहीं पूछे जाते हैं, आप इनको देख लेना। इसके बाद जो फिर से अधिक बार पूछा जाता है वो है पंचायतें। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। तो भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है, अनुच्छेद 243 से 243 तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी?
नगर पालिकाओं की। तो ये भी भाग 9 का पार्ट है। इसके बाद यहाँ से इस बार प्रश्न आया था भाग 10 से, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इसमें जो है अनुच्छेद 244 का पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ पार्ट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें हमें अच्छे से देखना होगा। ठीक है, इसके बाद ये सारे पार्ट हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं जो भाग 15 है, निर्वाचन से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। इसके बाद भाग 16 काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। ठीक है, और इसके बाद राजभाषा का भाग है। तो राजभाषा से सिंपली प्रश्न कम आते हैं, हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भाग 17 हमारा राजभाषा है। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 18 आपात उपबंध। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अनुच्छेद 352 से 360 तक की बात की गई। इसके बाद संविधान का संशोधन का जो पार्ट है, भाग 20 काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है, यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संशोधन की बात की गई। इसके बाद ये दो भाग है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिनमें विभिन्न अनुच्छेदों को बांटा गया है। इसके अलावा संविधान में वर्तमान में 8 अनुसूचियां हैं। पहले मूल संविधान में तो 8 थी, अभी वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, है ना। तो ये कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, और 4 अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई वो कौन कौन सी हैं, कब जोड़ी गई, उन सबको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली अनुसूची है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण, अनुसूची 1। अनुसूची 2 विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों व पेंशन से जुड़े प्रावधान। अनुसूची 3 विभिन्न पदाधिकारियों और प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों प्रतिज्ञानों, ठीक है, प्रतिज्ञानों के प्रारूप। तो देखो, अनुसूचित 3 को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, प्रत्याशी होते हैं, उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है वो यहाँ पर बताई गई है। इस वजह से शपथ के बारे में किस अनुसूची में बात की गई, तो अनुसूची 3 है। अनुसूची 4 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं विभिन्न अनुसूचियों में विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण संदर्भ थे उनको रखा गया है। अनुसूची 7 में हमने देखा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है, यानी शक्तियों का विवरण किया गया है, इसमें विभाजन किया गया है। अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनको इसमें रखा गया है। कुल 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 6, अनुसूची 9 न्यायिक पुनर्वलोकन से सुरक्षा प्राप्त विधियों की सूची, यानी कि इसे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये अनुसूची जो है इसे 1951 में जोड़ा गया, अनुसूची 9 को। ठीक, अनुसूची 10 को 1985 के माध्यम से शामिल किया गया है, और इसमें 92वें संविधान संशोधन इसमें द्वारा इसे जोड़ा गया है, और ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित उपबंध के बारे में बात करता है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अनुसूची 9 है वो 1951 में शामिल की गई है। ठीक है, और अनुसूची 10 है 1985 में शामिल की गई है। अनुसूची 11 है 1992 में, अनुसूची 12 है 1992 में। अनुसूची 11 पंचायतों की शक्तियों जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है, इसमें इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया है। अनुसूची 12 में क्या है, यहाँ पर नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों को रखा गया है इसके अंतर्गत, और ये भी जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान जो इनके अंतर्गत रखा गया है। इसमें से लास्ट के 4 वाली काफी इंपॉर्टेंट है, और अनुसूची 3, 4, 5 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस कम से कम आधी आप जरूर याद कर ली, ताकि अगर आ जाए तो एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, कि कौन सी नहीं है उसको छांट कर भी आप प्रश्न को सही कर सकें, है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट चीजें जो थी वो डिस्कस किया। इस जो भारत की नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति है, यहाँ से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही पढ़ें, और जो है जो पिछली यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है उनमें कहीं किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर की इस चैप्टर को हाफ चैप्टर में कवर कर लिया था, हमारी जो इससे पहले की वीडियो थी, जिसे हमने जो है यूनिट 8 यूनिट
8 चैप्टर 1 पार्ट 1 के तहत ऐप पर सेव कर दिया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप वहां से देख लेना और रिमेनिंग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा, हमने लास्ट वीडियो में जो है हमने विभिन्न प्रकार के संविधान के स्रोत देखे, संविधान की विशेषताएं देखी, प्रस्तावना का के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब हम उससे आगे की चीजों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, भारतीय नागरिकता के बारे में। यहाँ से प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे डिस्कस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। सबसे पहला है जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और नए क्षेत्र के भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित होने पर। तो ये 5 प्रकार बताए गए हैं और ये प्रावधान कहाँ पे दिए गए हैं? ये प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत में नए तरीके से नागरिकता पाने का प्रावधान कहाँ पे दिया गया है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें 5 प्रकार के प्रावधानों की बात की गई है, जिनके माध्यम से नागरिकता को, भारतीय नागरिकता को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला है बाई बर्थ, यानी कि जन्म के माध्यम से। जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके कुछ अनिवार्य नियम हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि भारत में 26/1/1950 को या उसके बाद, लेकिन 1/7/1987 से पहला जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ठीक है, साथ ही 1/7/87 से लेकर के 2/12/2004 के बीच भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, बशर्ते उसके माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत देश के नागरिक हो। इसके बाद तीसरी कंडीशन बताई गई कि 3/12/2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक है, बशर्ते उसके माता पिता दोनों भारतीय हो या कम से कम एक माता पिता भारतीय नागरिक हो, दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, तो जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। इस प्रकार यहाँ पर 3 कंडीशंस बताई गई हैं, जिनके माध्यम से, ठीक है, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है बाई बर्थ। दूसरा जो तरीका है वो है बाई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के माध्यम से। तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके भी कुछ नियम हैं। पहला है भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, वो कम से कम 7 वर्षों तक भारत में निवासी रहा हो। दूसरी बात, भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का निवासी हो। एक व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की है, पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक सामान्य रूप से निवासी हो। ऐसे व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बाई रजिस्ट्रेशन से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है ना। तो नागरिकता प्राप्त करने के जो हम तरीके डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो है 2 तरीके हमने डिस्कस कर लिए हैं। जनरली इसके प्रावधान नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा तो, जैसे कि बाई रजिस्ट्रेशन में पूछा जाएगा तो ये वाला प्रावधान पूछा जा सकता है कि आवेदन करने से पहले कितने वर्षों तक भारत में निवासी होना जरूरी है। ठीक है, या फिर इसके प्रकार पूछे जाएंगे, कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो आपको प्रकार याद रखना है, बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सब चीजें। इसके बाद बाई डिसेंट, यानी कि वंश के द्वारा। वंश द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके कुछ अनिवार्य नियम हैं। 26 जनवरी 1950 के उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, यदि उसके पिता जन्म से भारत के नागरिक थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वंश के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और ये भी एक बहुत ही सरल प्रावधान है। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति, यदि उसके माता पिता में से कोई एक जन्म से भारत का नागरिक था, तो वो जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि भारत से बाहर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे किसी व्यक्ति को नागरिकता हासिल करनी है, तो उसके माता पिता को ये घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। उसका जन्म जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वंश के माध्यम से, बाय डिसेंट के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद है नेचुरलाइजेशन, यानी कि प्राकृतिकरण या देशीकरण। ठीक है, कोई व्यक्ति देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वो सामान्य रूप से 12 वर्ष 12 महीने आवेदन की तारीख से पहले कुल मिलाकर 11 वर्ष के लिए भारत का निवासी है और तीसरी अनुसूची में नागरिकता कानून की सभी योग्यताएं पूरा करता है।
तो इस प्रकार वो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा और अंतिम जो तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का, वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि क्षेत्र सम्मिलित होने पर। नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर भी उस क्षेत्र के नागरिक भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो नागरिकता है उसका उसकी हानि कैसे होती है, लॉस कैसे होता है। तो भारतीय नागरिकता की हानि के तीन तरीके हैं, यानी कि नागरिकता को अगर आप नागरिक नहीं रहना चाहते हैं भारत के, तो नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। इसके तीन तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, संविधान की शुरुआत से उसके बाद में एक यहाँ पर बताया गया कि तीन तरीकों को भी बताता है जिनके द्वारा एक भारतीय नागरिक, चाहे वो संविधान की शुरुआत या उसके बाद भी नागरिक हो, उसकी नागरिकता त्याग, समाप्ति और वंचन के माध्यम से जा सकती है। यानी कि वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये तीन तरीके हैं उनके माध्यम से। सबसे पहला है नागरिकता का परित्याग। एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ सकता है। दूसरा है समाप्ति, टर्मिनेशन। कानून के तहत क्रियान्वयन से होती है। जब कोई भारत का नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो स्वतः ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। और तीसरा है डेप्रीवेशन, यानी कि वंचन। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता केंद्र सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है। ये नागरिकता छीन ली जा सकती है। कब छीन ली जा सकती है, इसके लिए कुछ प्रावधान है। भाई भारत की नागरिकता क्या है, ऐसे तो कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो कब छीन ली जाती है, तो ये तब ऐसा होता है, भारत सरकार निम्न में से किसी आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता से वंचित कर सकती है। वो आधार कौन कौन से हैं? भारत की नागरिकता प्राप्त करने से जुड़े मामलों में धोखाधड़ी, गलत तथ्यों का प्रयोग करके प्राप्त की नागरिकता, तथा वास्तविक तथ्य अगर छुपाए गए हों, संविधान के प्रति निष्ठाहीन होना, और 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहा हो। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, इनके माध्यम से भारत की नागरिकता डिप्रीवेशन यानी वंचन के माध्यम से भारतीय नागरिकता ली जा सकती है वापस। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीन तरीके देखे। तीन तरीके हमने देखे लॉस ऑफ सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप के, और 5 तरीके हमने देखे एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर इनको याद रखना महत्वपूर्ण है। इनके अंदर जो प्रावधान है वो इतना नहीं पूछे जाते, बट ये पूछे जाते हैं। तो बाई बर्थ, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई डिसेंट, बाई नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, 5 तरीके प्राप्त करने के हैं। 3 तरीके खोने के हैं, लॉस के। बाई रियूनिफिकेशन, त्याग, टर्मिनेशन, समाप्ति, और डेप्रीवेशन, वंचन। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। सबसे अधिक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इस वजह से मौलिक अधिकारों को हमें अच्छे से पढ़ना है। पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 7 है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार यानी इस वाले को अब जो है मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। और यहाँ से प्रश्न एक आया था, इसके अंतर्गत जो 17वां आर्टिकल है अस्पृश्यता के अंत की जो बात करता है, वो इस बार पूछा गया था। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 1930, मतलब 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। सबसे पहले हम समानता के अधिकार को देखेंगे, अनुच्छेद 14 से 18, फिर स्वतंत्रता के अधिकार को, फिर शोषण के विरुद्ध के अधिकार को, फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, फिर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संपत्ति का मूल अधिकार था, उसे हटाकर कहाँ रखा गया है। ठीक है, तो 40वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। इस संविधान को इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आप क्या कहेंगे? ओनली 6। पहले कितने थे? पहले 7 थे। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का मौलिक अधिकार हटाया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। कहाँ पे रखा गया? भाग 12 में रखा गया। किस अनुच्छेद के तहत? 301 के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमें इन चीजों को याद रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं समानता का अधिकार। एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। समानता के अधिकार का मतलब है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की बात की जाती है। कानून के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 के तहत की जाती है। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच है, और 14 के तहत हम कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं
मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 तलाक की घोषणा को संज्ञेय अपराध बनाता है और जुर्माने के साथ 3 साल तक की कैद का प्रावधान करता है। 3 तलाक को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता था। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में, हमारा देश क्या है, हमारा देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ पर सबको एक जैसी अधिकार मिलने चाहिए। कई बार विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी यानी विविधता की वजह से अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, तो इसको, उन कमियों को दूर करने के लिए समय समय पर विविध प्रावधान किए जाते हैं। और ये जो महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 है, ये उसी के संदर्भ में लाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता। इस संदर्भ में 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए उच्च शिक्षण संस्थान और नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। इसने संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया है। यानी कि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जो है किससे संबंधित है, तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। अवसरों की समानता में जो है इस प्रकार के आरक्षण जैसे प्रावधान हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कमजोर गरीब तबके के लोग होते हैं, वो संसाधनों के अभाव के कारण, विभिन्न प्रकार के अन्य कारणों की वजह से जो है सुविधाओं का अच्छा, अवसरों का अच्छा लाभ नहीं उठा पाते, तो उनके लिए जो है इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। अनुच्छेद 17 ये इस बार पूछा गया था। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा, किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। यानी कि जो अस्पृश्यता है उसको किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, उसको रोका जाएगा। अनुच्छेद 18 कहता है कि कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी जो सैन्य या शैक्षणिक विशेषता न हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता है, ये उपाधियां नहीं, ये सब क्या है, सम्मान है। ये बात बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस 1996 में कही गई थी। ठीक है, कई बार क्या होता है, लोग विरोध करने लगते हैं कि आपने आर्टिकल 18 में तो कह दिया है कि कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, फिर आप भारत रत्न क्यों दे रहे हैं, क्या भारत रत्न उपाधि नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है, ये पुरस्कार है, ऐसा बताया गया है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस 1996 में। ठीक है, तो इस वजह से आप देखते हैं हर साल भारत रत्न, भारत पद्मश्री, इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम 1900, मतलब जो है स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, अनुच्छेद 19, इससे जो है मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, अब 6 प्रकार की है। अनुच्छेद 19, इस अनुच्छेद में जो है मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, अब 6 प्रकार की है। तो कौन सा हटाया गया है? सिंपल सी बात है, संपत्ति वाले की हमने बात की थी तो उसको हटा दिया गया है 40वें संविधान संशोधन के तहत। और अब जो है 6 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) का ए है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी है शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता। सी है संगठन बनाने, संघ बनाने, सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। डी है भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस प्रकार ये अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। पहले 7 थी, अभी 6। ठीक, तो पहले, सबसे पहले अगर याद करने के लिए ध्यान से पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे, तो सबसे पहले विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है ए में। इसके बाद जब विचार और व्यक्ति कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। तो कैसे इकट्ठा हो सकते हो? शांतिपूर्ण हो सकते हो, शस्त्र रहित इकट्ठा हो सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। ठीक है, सम्मेलन से जब विचार जो है कॉमन होंगे तो लोग संस्था संगठन बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आवागमन के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार होगा। फिर कहीं भी रुक सकते हैं, बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, और कोई भी पेशा वो अपना सकते हैं। इस प्रकार इस क्रम से आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, इस संदर्भ में हम देखेंगे अनुच्छेद 19(1) में सहकारी संस्था बनाने का जो अधिकार है वो 97वें संविधान संशोधन 2001 में जोड़ा गया है, मतलब 2011 में जोड़ा गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर संघ और संगठन बनाने की बात की गई थी, लेकिन सहकारी संस्था बनाने की बात जो है 2011 में ऐड की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अनुच्छेद 19(1) पेशा या व्यवसाय के लिए भी इंटरनेट जरूरी है। आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे बहुत सारे कार्य इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। इवन हम आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट के माध्यम से। तो ये जो है पेशा व्यवसाय के लिए भी इंटरनेट आवश्यक है।
तो जो इंटरनेट को भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आज इंटरनेट नहीं तो अधूरी है जिंदगी, इस प्रकार का नारा भी चलता है ना। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो सब क्लॉज है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, तो आप उनको याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में हम अनुच्छेद 20 की बात करेंगे, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21 है प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 22 कुल कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा को मौलिक अधिकार पर के तौर पर रखा गया है ना। इस प्रकार हम इस चीज को समझ सकते हैं। शिक्षा से संबंधित हमने विभिन्न प्रकार के आर्टिकल डिस्कस कर रखे हैं, तो इसे भी हम शिक्षा के संदर्भ में समझ सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी और बलात्श्रम को रोका जाए, ऐसा निषेध संबंधित जो है ये निषेध से संबंधित है, बलात्श्रम के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बच्चे और रोजगार के निषेध से संबंधित है, यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें कारखाने आदि में नियुक्त न किया जाए, है ना। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद 24 कई बार पूछा जा चुका है, अनुच्छेद 21 पूछा जा चुका है। ठीक है, इस प्रकार जो है ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 26। और जो 27 है वो किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता से संबंधित है। 28 क्या कहता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह जनरली 25 से 28 के बीच वाले आर्टिकल बहुत कम पूछे जाते हैं, कि पूछे जाते हो 14 से 18 के बीच है, फिर 19 से 22 के बीच के पूछे जाते हैं। या फिर यहाँ से पूछा जाएगा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अन्य इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कौन कौन सी रिट है वो, उसमें सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, उसके बाद है मैंडामस, इसके बाद है निषेध, और इसके बाद है सर्टियोररी और कोवारंटो। इन सबको एक एक करके डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्बियस कॉर्पस की। इसका अर्थ है बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, जो भी व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसको अदालत के सामने पेश करना। बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अदालत के अंदर जो है 24 घंटे के भीतर उसे अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। इससे राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जो है जारी किया जाता है। ये रिट उस अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाता है। ठीक है, बंदी बनाकर रखता है। इस रिट को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वो बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये कुल मिला के इसके बारे में आप इतना याद रखिए कि ये जो बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक प्रकार का आदेश होता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द से ही आप समझ सकते हैं। इसके बाद मैंडामस यानी परमादेश, ये क्या होता है? इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं या हम आज्ञा देते हैं। ये इसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या निचली अदालतों के खिलाफ जारी किया जाता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी या सरकारी अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वो उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए वो बाध्य है, जब उसने उस कार्य को करने से इनकार कर दिया हो। इसे राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रावधान इसके अंतर्गत बताए गए हैं। इसके बाद प्रोहिबिशन यानी निषेध, ये तब जारी किया जाता है, इसका अर्थ है ये उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों और अर्ध न्यायिक निकाय, ट्रिब्यूनल आदि को जारी किया जाता है। इसमें आदेश होता है कि यह आदेश इन संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है, यानी कि जो आपकी अथॉरिटी है आप केवल उतनी उतने का प्रयोग करें। ठीक है, निषेध रेट है ये एक निवारक प्रकृति का है, यानी कि रोक लगाता है। इसके बाद जो अगली रेट है वो है सर्टियोररी यानी सूचित होना, यानी कि ये उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो या अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हो, ऐसे मामलों में सर्टोरी रिट उपचारात्मक प्रकृति की है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी है? उपचारात्मक प्रकृति है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया उसकी प्रकृति क्या थी? निवारक प्रकृति। इसके बाद लास्ट है निषेध, प्रोविजन और उत्प्रेषण रिट में अंतर। रिट निषेध रिट जो होती है कार्रवाई के दौरान जारी की जाती है।
इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है और अंतिम आदेश दिए जाने से पहले जारी हो जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद जारी की जाती है। इसका मूल उद्देश्य निर्णय को रद्द करना या निर्णय को समाप्त करना। इसलिए हम कह सकते हैं निषेध रिट निवारक प्रकृति की है और सर्टियोरी रिट उपचारात्मक प्रकृति की है। ठीक है, तो निषेध यानी कि प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण रिट में जो अंतर है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम रिट है वो है अधिकार परीक्षा, को वारंट। इसका मतलब है कि आपका अधिकार क्या है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। ये सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है कि सार्वजनिक पद संभालने वाला व्यक्ति पद संभालने के लिए विधिवत योग्य है या नहीं। इस रिट द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यह रिट अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो संविधान है उसमें अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके जो है सवाल जवाब कर सकता है। मौलिक अधिकारों की स्वीकार्यता की अगर हम बात करें तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले 1952 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान जो मामला था 1965, इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मूल अधिकार को संविधान द्वारा ट्रांसडेंटल स्थिति या पारलौकिक स्थिति दी गई है और मूल अधिकार संशोधन योग्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसमें माना गया जो हमारा अगला संवैधानिक संशोधन हुआ 24वां, उसमें कहा गया अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया और मूल अधिकारों को संशोधन के योग्य बनाया गया। यानी गोलकनाथ मामले में इसे बताया गया था कि संशोधन योग्य नहीं है, तो इनको संशोधन योग्य बनाया गया। इसके लिए अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर 1973 में जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। इसके तहत मूल संरचना यानी संविधान की मूल संरचना का कॉन्सेप्ट आता है। संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन संविधान की मूल संरचना को जो है टच न करे, यानी कि मूल संरचना से छेड़खानी न हो, मूल संरचना नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो बुनियादी संरचना का सिद्धांत कब निकल कर आया, तो 1973 में निकल कर आया। किस केस में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में, है ना। तो इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकती है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, न्यायपालिका के पास इसमें हस्तक्षेप करने का राइट नहीं है। फिर एक केस आता है मिनर्वा मिल केस 1980 में। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में मूल अधिकार संशोधन योग्य है, लेकिन संविधान की बुनियादी संरचनाओं को अछूता रखा गया है। यानी कि आप संशोधन तो कर सकते हो मूल अधिकार में भी, लेकिन जो मूल संरचना है उनकी उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अब कुछ मूल अधिकार जो विदेशी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है और कुछ मूल अधिकार जो उनके लिए उपलब्ध है, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो नस्ल, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करने का अधिकार अनुच्छेद 15। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार 16। छह मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमने 19 के अंतर्गत डिस्कस किए। मताधिकारों का अधिकार अनुच्छेद 26। मताधिकार का अधिकार अनुच्छेद 326। सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। तो ये जो है मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो विदेशी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आदि के पद संभालने का अधिकार, चुनाव लड़ने और केंद्र, राज्य या सरकार किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होने का अधिकार भी विदेशी नागरिकों को नहीं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे मौलिक अधिकार बताए गए जो शत्रु देश के नागरिक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। जैसे अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। फिर 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 30 मतलब जो है 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 मानव श्रम और अवैध व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 23 धर्म की स्वतंत्रता। 25 और 26 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27। तो ये जो है ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर लगभग सभी देश के नागरिकों को ये प्राप्त है। इसके बाद हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में हमने जो है यूनिट, ठीक है, यूनिट 6 में हमने इसको डिस्कस किया है और यूनिट 7 में हमने इसे डिस्कस किया है चैप्टर 5 में।
तो इन चीज़ों को हमने बहुत सारी यूनिट में समय समय पर डिस्कस किया है, और जहाँ कहीं भी सोशल जस्टिस की बात आई है, हमने राज्य के नीति सिद्धांतों को अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ पर हम जो है इसे एक सरल तरीके से फिर से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में राज्य के नीति नीतिक सिद्धांतों की प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 4 में। ठीक है, जो संविधान के भाग 4 में नहीं थे। संविधान की विशेषता आयरलैंड से ली गई। हमने जब संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा तो हमने इस चीज को पढ़ा था। ये भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करने के लिए बनाए गए हैं, और राज्य के लिए एक प्रकार से ये निर्देश है या हिदायत है। अनुच्छेद 36 राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 37 कहता है कि निदेशक सिद्धांत अदालत में न्याय संगत नहीं है, लेकिन राज्य के शासन के लिए मौलिक है, मूलभूत है, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना चाहिए और यह राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं है, फिर भी समझने की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत में बांटा गया है। समाजवादी सिद्धांत कहता है इन सिद्धांतों को समाजवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है तथा लोक कल्याण के राज्य की स्थापना तथा उनका मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, तो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की जाती है। उनके संदर्भ में ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति नीतिक सिद्धांत है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमने अनुच्छेद 38 को पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने इसको और अच्छे से तोड़ के डिस्कस किया है। ये राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने में जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय और राष्ट्रीय जीवन की उन सभी संस्थाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश देता है जो लोगों के कल्याण के लिए हैं। अनुच्छेद 38(2) में कहा गया है कि आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा, न केवल कुछ विशेष लोगों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रावधान इसमें दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें 39A बताया गया कि नागरिकों, इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है, को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार देना। ठीक है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन होना। 39B बताया गया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार किया जाए ताकि आम हित की पूर्ति हो सके, यानी कि जो सार्वजनिक हित है वो पूरा हो सके। इसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है 39C। इसमें बताया गया है 39C में कि जो आर्थिक प्रणाली आर्थिक प्रणाली है वो इस प्रकार काम करे कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केंद्रीकरण न हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से वो केंद्रीकरण न हो कि जो अन्य वर्ग है, जो सर्वसाधारण वर्ग है, उनका भला ही न हो। अनुच्छेद 39D में बताया गया कि लैंगिक भेदभाव के बिना पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ठीक है, यानी कि समान कार्य के समान वेतन की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 39E के तहत श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किए जाने की बात की गई है। आर्थिक अवस्था से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो, ये बात यहाँ पर की गई है। आर्टिकल 39F के अंतर्गत बताया गया है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जानी चाहिए। बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को हम समझ सकते हैं। अनुच्छेद 39 कैपिटल ए में सामाजिक समान न्याय और कानूनी सहायता की बात की गई है जो कि मुफ्त होगी। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात की है, जैसे आर्थिक या अन्य निरोग्यता के कारण कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल्स हैं, इनके माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निर्देश सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें क्या करना है, नीतियां बनाने में किन चीजों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार आर्टिकल जो 40 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी गांधीवादी के तहत। यहाँ पर 41 की बात करते हैं। इसमें काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत दशाओं, मानसिक दशाओं तथा प्रसूति सहायता की बात की गई। 43A के तहत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान की बात की गई। ठीक है,
तो इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के माध्यम से डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि आपको नीतियां बनाने में किन चीजों का पालन करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। कई बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से याद रख लेना। कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रबंध है। अनुच्छेद 45, राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात इसमें की गई। अनुच्छेद 47, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। अनुच्छेद 48, गायों, बछड़ों, अन्य दूध देने वाले जानवरों के वध पर रोक लगाने की बात इसके तहत की गई। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जैसे आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 40 है, ठीक है, 39 की जो सीरीज है, और इसके बाद जो है अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल जैसे कि 47 भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार जो बहुत सारे आर्टिकल हैं पूछे जाते हैं। पश्चिमी उदारवादी सिद्धांत में जैसे कि समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44, ठीक है, 45 के बारे में हमने डिस्कस किया ही। 49, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करना। फिर अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और मैत्री को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार जो है ये कुछ आर्टिकल हैं जो हमने विभिन्न टॉपिक्स में पहले भी डिस्कस किए हैं, और ये जो है आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए हैं, उसमें से 39F है, जो बच्चों को शोषण से बचाने की बात करता है, उनके स्वतंत्रतापूर्ण और गरिमापूर्ण वातावरण में रहने के लिए स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करने की बात करता है। 39A, 39 के तहत न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए बात की गई है। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के श्रमिकों की भाग लेने की बात की गई है। और 48A के तहत पर्यावरण, वन और जंगली जानवरों की रक्षा की बात की गई। इसके बाद जो हमने अनुच्छेद 30F2 यानी कि 38(2) डिस्कस किया, उसमें ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें बताया गया कि राज्य व्यक्तियों समूहों के बीच आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, है ना। तो इस प्रकार ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, तो ये सारे आर्टिकल आपको याद रखने हैं। अन्य भागों में जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 335 में बताया गया है कि संघ और राज्यों की नौकरियों और नियुक्तियों में प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर लगातार विचार किया जाएगा। 350A के तहत कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जो सुविधाएं हैं प्रदान की जाएंगी। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने की बात की गई है ना। तो इस प्रकार जो है विभिन्न भागों में निर्देश दिए गए हैं, और इनके माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति से सिद्धांतों के बीच कुछ अंतर है, जैसे कि जो राज्य के मतलब जो राज्य के नीति से सिद्धांत है, ये जो है सकारात्मक प्रकार के हैं, इनकी प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है। और जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के, इनका दायित्व कैसा है, नकारात्मक है। कानूनी अदालत में न्याय संगत है, लेकिन ये कानूनी अदालत में गैर न्याय संगत है। राजनीतिक लोकतंत्र की नींव है, और ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव है। मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकार ही मान्य होते हैं, ऐसा जो है विभिन्न विभिन्न जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते हैं उसके माध्यम से कहा गया है। अब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को, राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है, और बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। यानी राज्य के कर्तव्यों को तो भाग 4 में जोड़ा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत राज्य के कर्तव्यों की बात की गई, लेकिन नागरिकों के कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, और ये जापानी मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान में रूस से प्रभावित होकर ये शामिल किए गए, तो ये चीज हमको याद रखनी है। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है, जो आपातकाल से के बाद गठित हुई थी, ठीक है, तो इन्होंने जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात की थी। हालांकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया, और एक और कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जिसे 11वां कर्तव्य कहते हैं।
तो इस समय कर्तव्यों की संख्या भारतीय संविधान में कितनी है? 11 है। ठीक है, तो उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। और मौलिक अधिकार अधिकार और मौलिक कर्तव्य साथ सापेक्ष है, कोरिलेटिव है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राज्य के प्रति नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A से के तक में रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम इसको समझ सकते हैं। अब राज्य के प्रति नागरिकों को जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिन्हें संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A से के तक में रखा गया है, इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। संविधान में इनमें से किसी भी कर्तव्य के उल्लंघन पर इन्हें लागू करने उन्हें रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो इनके उल्लंघन पर कोई दंड यानी कि कोई किसी प्रकार का अन्य प्रावधान नहीं है। ठीक है, और ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 का मौलिक कर्तव्य है, उनको अच्छे से उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 51A। अब इनको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का पालन और सम्मान करना, जो हमारा पहला आर्टिकल है, जो हमारा पहला कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A के सब क्लॉज स्मॉल ए के अंतर्गत जो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का पालन करें और उसका सम्मान करें। स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोएं और उनका पालन करें, ये बी में बताया गया है। सी कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। संप्रभुता के बारे में हमने प्रस्तावना में अच्छे से डिस्कस किया है। देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये चौथा कर्तव्य है। पांचवा कर्तव्य है समान भाईचारे को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के सम्मान की स्थापना करना। ठीक है, तो महिलाओं के सम्मान की स्थापना करना यानी महिलाओं के सम्मान, ऐसी कोई गतिविधि न करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध। फिर अनुच्छेद मतलब जो 51A का सब क्लॉज एफ है, जिसे हम छठा मौलिक कर्तव्य कहते हैं, इसके अंतर्गत सामाजिक संस्कृति की वृद्धि की बात की गई है और विरासत को संरक्षित करने की बात की गई है। सातवां जो कर्तव्य है, सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण जिसके तहत वन, झील, नदी व अन्य जीव आते हैं, इनके रक्षा और सुधार की बात की गई है। फिर इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A के तहत वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा की भावना का विकास करने की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 51A इस जो है आई के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की बात की गई है और हिंसा के त्याग करने की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इसे समझने की आवश्यकता है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य है काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 10वां कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। इसके बाद जो लास्ट है, जिसे 2002 में जोड़ा गया है 86 संविधान संशोधन के माध्यम से, इसमें बताया गया है कि जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच यथास्थिति जैसा होकर दे सकते हैं, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये आर्टिकल पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है और पहला भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सब मैचिंग के फॉर्म में पूछे जा चुके हैं, तो रिमेनिंग भी पूछे जा सकते हैं। इस वजह से इनका अच्छे से ध्यान रखें। ओके, तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम आपसे मिलेंगे अब अगले चैप्टर में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी प्रकार के डाउट या किसी प्रकार की किसी क्वेरी के लिए जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।